नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम दृष्टि सामान्य ज्ञान से विश्व का भूगोल देख लेते हैं। इसके पहले इस बुक से हम लोगों ने भारतीय इतिहास तथा भारतीय राज्य व्यवस्था ऑलरेडी कवर कर लिया गया है। यह बुक वनडे पेपर के लिए रामबाण है। लूसेंट से बढ़िया इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सिविल सेवा के प्रारंभिक पेपर के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फैक्ट काफ़ी व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं, जिसको तैयार कर लेने के बाद आपका 95% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए देखते हैं। चलिए विश्व के भूगोल का परिचय देख लेते हैं एक नज़र में। तो भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। जियोग्राफिया शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। विश्व का मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर हैं। स्ट्राबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट को कहा जाता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गॉड पार्टिकल्स यानी हिग्स बोसॉन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने किया। महाविस्फोट सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना जाता है। दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत। इसका प्रतिपादन गोल्ड, हरमन बॉडी एवं सर फ्रेड होल ने किया। दोलन सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन से संबंधित इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन संडेज हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम कोपर्निकस ने 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। खगोलशास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। खगोलशास्त्री एडविन हब्बल ने बताया कि हमारी आकाशगंगाओं के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे नीहारिका कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव यानी पुंज को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से देखा। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल तथा सर्पिल तथा अव्यवस्थित प्रकार की आकृतियाँ पहचानी गई हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, सर्पिल आकृति की है। तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है, जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस 70% होती है। इसके बाद हीलियम गैस की मात्रा होती है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, तो इसमें जो ऊर्जा निकलती है तो तारा चमकता रहता है।
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना केवल अमावस्या को ही होती है। खगोलीय दूरी यथा तारों और नक्षत्रों के मध्य एवं अन्य लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। तारों का जीवन चक्र। तारे का जन्म नेबुला से होता है, यानी जो कि गैस एवं धूल कणों के विशाल बादल होते हैं। नेबुला में उपस्थित गैसें एवं धूल कण परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण संकेंद्रित होकर तीव्र गति से केंद्र की परितः घूमने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक दाब एवं ताप उत्पन्न होता है, जिससे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है तथा तारे का जन्म होता है। जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो कोर में मौजूद पदार्थ संकुचित होता है, जिससे तापमान और दाब में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह दाब तारे के बाह्य आवरण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप तारे का बाह्य आवरण अत्यधिक फैल जाता है तथा संपूर्ण तारा अत्यधिक विशाल तथा लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे लाल दानव यानी रेड जायंट कहते हैं। कम द्रव्यमान के तारे जैसे कि सूर्य है के कोर में मौजूद हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगता है तथा कोर सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जबकि तारे का बाह्य आवरण बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। तारे का कोर अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ में तथा श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होकर काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। ऐसे तारों के केंद्र में जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना या उससे भी अधिक होता है, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो लाल महादानव तारे में बदल जाते हैं। इन विशाल लाल महादानव तारे के कोर में इतना अधिक दबाव होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं तथा अति सघन कोर को जन्म देते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी यह कोर बचे रह जाते हैं और न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाने जाते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं तथा एक्स किरणें एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इन न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहते हैं। यदि आरंभिक तारा अत्यधिक विशाल यानी सूर्य के द्रव्यमान अर्थात मास का लगभग 15 गुना से अधिक हो तो यह न्यूट्रॉन तारा भी स्थिर नहीं रह पाता तथा ब्लैक होल को जन्म देता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि शेष बचे तारों यानी कोर का द्रव्यमान 1.4 से 3 m के बीच हो तो यानी 1.4 मास से 3 मास के बीच हो तो यह न्यूट्रॉन तारे की अवस्था में रहेगा, परंतु यदि इसका द्रव्यमान 3 मास से अधिक हो जाए तो यह न्यूट्रॉन तारे भी अस्थायी नहीं रहेंगे। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण कोर अपने ही गुरुत्व द्वारा निगल लिया जाता है तथा ब्लैक होल का जन्म होता है। 1.4 मास अर्थात सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह किसी भी स्थायी श्वेत बौने तारे के द्रव्यमान की अधिकतम संभावित सीमा है। सौरमंडल सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए 8 ग्रह देख लेते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो पहला है बृहस्पति। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा की तरफ देखते हैं तो सबसे बड़ा है बृहस्पति।
फिर उसके बाद है शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर वरुण, पाँचवें पर पृथ्वी आती है, फिर शुक्र, फिर मंगल, सबसे लास्ट में बुध है। यानी आकार के अनुसार सबसे छोटा बुध है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो द्रव्यमान के अनुसार भी चलिए देख लेते हैं। तो बृहस्पति पहला पे आता है, शनि दूसरे पे आता है। या वरुण का क्रम बदल जाता है। आकार के अनुसार वरुण चौथे पे आता था, लेकिन यहाँ द्रव्यमान के अनुसार वरुण तीसरे पे आता था, अरुण चौथे पे आता है। पृथ्वी पाँचवें पे ही रहती है, शुक्र छठवें पे, मंगल सातवां, बुध आठवां। तो अगर जो देखा जाए तो आकार के अनुसार मात्र चेंज और दो ही का होता है, अरुण वरुण का ही चेंज होता है आकार तथा द्रव्यमान के अनुसार। आकार के अनुसार अरुण का तीसरा नंबर आता है, वरुण का चौथा, जबकि द्रव्यमान के अनुसार वरुण का तीसरा आता है और अरुण का चौथा आता है। चलिए घनत्व के अनुसार देख लेते हैं। घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी में है, फिर बुध में, फिर शुक्र में, फिर मंगल में, फिर वरुण में, फिर बृहस्पति, देन अरुण, फिर शनि। परिक्रमा अवधि एवं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो यहाँ छोटा से बड़ा मतलब नज़दीक से दूर तक की बात की गई है। तो सबसे नज़दीक यानी सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है, पाँचवें पर बृहस्पति है, छठवें पर शनि है, सातवें पर अरुण है, आठवें पे वरुण है। जैसे आपको थोड़ा बता दिया जाए कि ये हो गई सूर्य, ये सन है, और यहाँ पे बुध हो जाता है, ये बुध, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये तीसरे नंबर पर पृथ्वी आ जाती है, फिर उसके बाद ये चौथे नंबर पर मंगल आ जाता है, ये पाँचवें नंबर पर बृहस्पति आ जाता है, ये छठवें नंबर पर शनि आ जाता है, सातवें नंबर पर अरुण आ जाता है, आठवें नंबर पर वरुण आ जाता है। और ये जो जितना पास रहेगा उतना जल्दी सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा। तो सबसे ज़्यादा जल्दी में चक्कर कौन लगाता है, तो सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी में बुध लगा लेता है, लेकिन जो जब सबसे दूर है वो सबसे बाद में चक्कर लगा करके आता है, यानी उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है सभी ग्रहों से। तो ये जो वरुण है इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी सभी से ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको चक्कर लगाने में। अब अक्षीय वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो वही सेम है जो अभी बताया गया है कि किस तरीके से अक्ष के परितः घूमते हैं ये। तो बुध कम टाइम लगता है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा शुक्र टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, फिर पृथ्वी उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, फिर मंगल उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, फिर बृहस्पति उससे थोड़ा ज़्यादा लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, फिर शनि उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, फिर अरुण थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेता है, फिर वरुण लेता है उससे। सबसे ज़्यादा कौन समय लेता है, तो वरुण लेता है, क्योंकि सबसे दूर भी है। टेरेस्ट्रियल ग्रह, यानी जो 4 ग्रह सबसे पास वाले हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल, यानी सबसे पास वाले ग्रह को टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो 4 ग्रह दूर में हैं उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये पास में है, तो इनको जो सूर्य से सबसे पास में इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है। इन्हें अंतः ग्रह भी कहा जाता है। तथा जो दूर हैं जैसे बृहस्पति शनि अरुण वरुण 4 ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है, इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। एक बार इसे समझा दिया जाए आपको, तो ये हो गया सूर्य, सन हो गया, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया अरुण, ये हो गया वरुण।
तो एक मिनट, ये जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को क्या कहेंगे? टेरेस्टेरियल ग्रह कहेंगे। और इन 4 ग्रहों को क्या कहेंगे? तो जोवियन ग्रह कह देंगे, जोवियन ग्रह। ठीक है, इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, जोवियन को, तथा ये टेरेस्टेरियल जो है इनको अंतःग्रह कहा जाता है। चलिए ठीक। सूर्य, चलिए सूर्य के बारे में देख लेते हैं। तो सौरमंडल का केंद्रीय सदस्य सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की आंतरिक संरचना के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, जबकि बाह्य संरचना के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसे एक्स रे उत्सर्जन होता है। प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं, सामान्य समय में सूर्य का दिखने वाला भाग है। प्रकाश मंडल सामान्य समय में सूर्य का दिखने वाला भाग है। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं फोटोस्फीयर सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी धब्बों का ताप कम होता है। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सूर्य की आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी से निकटतम दूरी, जिसे उपसौर भी कहते हैं, तो सूर्य का पृथ्वी से निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को। दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी, जिसे अपसौर भी कहते हैं, ये होती है 4 जुलाई को। दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से मध्य दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन पृथ्वी से लगभग 13 गुना बड़ा है सूर्य। रासायनिक संगठन तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सूर्य में हाइड्रोजन है 71%, फिर हीलियम है 26.5%, देन अन्य तत्व हैं 2.5%। सौरमंडल के ग्रह, तो ग्रह जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि है। इनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रहों पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। तो किस पर है? बृहस्पति पर है, शनि पर तथा मंगल पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है सूर्य से काफ़ी नज़दीक है। इनकी वजह से इनका पूरा जो है परिमंडल है वो साफ है। ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं तो शुक्र और अरुण है। यह अन्य ग्रहों के अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। अन्य ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कि परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये दो शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य का। आकार में बनावट की समानता के कारण पृथ्वी के बहन शुक्र को ग्रह को कहा जाता है, जिसे भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ तापमान अत्यधिक होता है, जिस कारण यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। कौन? तो शुक्र। शुक्र पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बृहस्पति है सबसे बड़ा, लेकिन अपनी अक्ष पर सबसे जल्दी घूम जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा इसके सर्वाधिक उपग्रह नहीं। अब इसके सर्वाधिक नहीं उपग्रह हैं,
अब हो गए हैं शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह, कितने, तो 82। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है जो बृहस्पति का है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया अवस्थित है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां मौजूद हैं जिसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अभी मंगल पर भी खोजा जा रहा है, उस पर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जीवन पॉसिबल है। अभी इसकी खोज जारी है, देखिए क्या होता है। डॉग स्टार या साइरस पृथ्वी से लगभग 9 वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से लगभग 2 गुना भार वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। कौन, डॉग स्टार। अरुण ग्रह को हरा ग्रह तथा अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त है 2006 से। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी संज्ञा दी जाती है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पृथ्वी से औसत दूरी इसकी है 3,82,500 किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी जिसे अपभू दूरी भी कहते हैं 4,05,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जिसे उपभू दूरी भी कहते हैं 3,64,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि है परिक्रमण काल, यानी चंद्रमा का पृथ्वी के परिक्रमण काल कितना है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। चंद्रमा की घूर्णन अवधि अक्ष पर कितना है, तो 27 दिन लेता है 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। लगभग जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है उतने ही चक्कर में वो अपना भी चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1 संबंधी 81.30 है। चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबिनिट्ज पर्वत है जो कि 35,000 फीट है। आर्कटिक के उत्तरी और अंटार्कटिक के दक्षिणी क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखता है, जिसका तात्पर्य सूर्य का देर रात तक चमकना है। सुपरमून किसे कहते हैं, तो वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसमें चंद्रमा ज़्यादा बड़ा एवं ज़्यादा चमकीला नजर आता है, इसे ही सुपरमून कहते हैं। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ब्लड मून लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर आवास योग्य ग्रह क्षेत्र को कहते हैं जहां पानी के तरल रूप में उपलब्ध रहने हेतु आवश्यक तापमान हो। इस क्षेत्र में जीवन की सर्वाधिक संभावना होती है। धूमकेतु सौरमंडल में यह बहुत ही छोटी पत्थर, धूल और गैस के बने पिंड हैं। धूमकेतु आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। यह भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। हैली एक धूमकेतु है। उल्का पिंड जिन्हें मेटेओर भी कहते हैं, यह प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं। चलिए महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं। तो पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या अल्फ्रेड वेगनर द्वारा की गई। इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में थे, जिसे पेंजिया तथा इसके चारों ओर विद्यमान महासागर को पैंथालासा कहा जाता था। कार्बोनिफेरस युग के अंत में गुरुत्वीय बल यानी सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल एवं उत्प्लवन बल के कारण विखंडित हुए पेंजिया के उत्तरी भूखंड को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों के मध्य उथले जलीय क्षेत्र से टैथिस सागर की उत्पत्ति हुई। जुरेसिक काल में गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ तथा प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना लैंड से किस किस महाद्वीप का निर्माण हुआ है? तो भारत का निर्माण हुआ है तथा मेडागास्कर जो द्वीप है उसका निर्माण हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ तथा हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। तथा अंगारा लैंड में विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया अस्तित्व में आए। तो अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप आए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में प्रवाह से अटलांटिक महासागर बना। साथ ही पश्चिमी सीमा पर अवरोध के कारण रॉकी तथा एंडीज उपवलित पर्वतों का निर्माण हुआ। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैंस मॉर्गन तथा मैकेंजी तथा पार्कर तथा होम्स के प्रयासों से हुआ। समुद्री नितल प्रसरण इसी से जुड़ा है। इसके अनुसार पृथ्वी अनेक बड़ी और छोटी प्लेटों में विभक्त है जो अपने से अधिक घनत्व वाले एस्थनोस्फीयर पर तैरती है। यह प्लेट विनाशात्मक सीमांत, रचनात्मक सीमांत तथा संरक्षित सीमांत के सहारे क्रमशः अभिसारी 2 प्लेटों के आपस में टकराती हैं। अभिसारी उसे कहते हैं जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। अपसारी जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तथा संरक्षित जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, संचालित करती हैं, जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों के जनन, भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रिया आदि के वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। जैसे इसको देख लिया जाए तो जैसे मान लीजिए कि एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई। तो जब ये प्लेट इधर आएगी और ये प्लेट इधर आएगी तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। अभिसारी। और जब ये प्लेट जब मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, जब ये प्लेट इधर जाएगी और ये इधर जाएगी तो इसे अपसारी कहेंगे। और जब 2 प्लेटें एक प्लेटें ये इधर उधर ना जा कर के ये ऊपर जाए या फिर ये नीचे आए तो इसे क्या कहेंगे? इसे रचनात्मक किनारा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य अर्थात विषुवत रेखा की ओर आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश है। विषुवतीय रेखा शून्य अक्षांश है। विषुवत रेखा एक महत्वपूर्ण काल्पित रेखा है जो पृथ्वी की 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। अक्षांश रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे के समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के संदर्भ में भी समानांतर होते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? मान लीजिए पृथ्वी है,
ये हो गई विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। और इससे परितः इधर खींची गई रेखा जो होती हैं ऐसे ऐसे, इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। 90 उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90 दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। किसी स्थान के अक्षांश की माप को अंश, मिनट और सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। जो ये 0 डिग्री है, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये जो 0 डिग्री है, तो इससे जो उत्तर में होते हैं अक्षांश, उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और इससे जो दक्षिण में होते हैं अक्षांश, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 डिग्री हो गया, यहाँ 2 डिग्री हो गया, वैसे यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, तो इसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से 23.5 उत्तरी की कोणीय दूरी कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 0 डिग्री हो गया। और ये हो गया 23.5 डिग्री, इसे कर्क कहेंगे, कर्क रेखा। और ये ऊपर मान लीजिए 66.5 डिग्री हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त कहेंगे, इसे आर्कटिक वृत्त कहा दिया जाएगा। वैसे ही नीचे भी होगा, तो नीचे 23.5 डिग्री, इसे मकर रेखा कहा जाएगा। और नीचे 66.5 डिग्री को क्या कहा जाएगा? तो इसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। भूमध्य रेखा 13 देशों से, कौन कौन? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या तथा सोमालिया अफ्रीका से, इंडोनेशिया, मालदीव में किरिबाती एशिया से होकर गुजरती है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से, तो ये तो हो गए दक्षिण अमेरिका के देश 3। फिर साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये अफ्रीका से हो गए। तथा इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, ये एशिया से हो गए। इन काल्पनिक रेखाओं के मध्य सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी को निम्नलिखित ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें समांतर लंबवत होती हैं तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य रहता है। शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। कौन सा? तो ये वाला। ये मान लीजिए कि 0 डिग्री हो गया, इसे भूमध्य रेखा कह देंगे। और ये हो गया आपका 23.5
ये हो गया 23.5, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 66.5, ये हो गया 66.5। तो जो यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक होती है और यहाँ तो इसके कहने का यही मतलब है कि जो 23.5 डिग्री से नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जो है वो हो जाता है आपका उष्णकटिबंध के अंतर्गत, और जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, साउथ और नॉर्थ है, वो हो जाता है आपका शीतोष्णकटिबंध। इन क्षेत्रों में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता तथा सूर्य किरणों का कोण ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होने से तापमान में कमी आती है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ गर्मी और सर्दियों के मौसम के तापमान में अधिकतर अंतर नहीं होता। शीत कटिबंध यह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक बेस से उत्तरी ध्रुव तक एवं दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक बेस से दक्षिणी ध्रुव के तक का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्रों में सूर्य की किरणों तिरछा पड़ने से कम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, इसीलिए इन क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है तथा हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये कहाँ की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, तो ये यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो ये 66.5 डिग्री होता है नॉर्थ और साउथ, इसके ऊपर की बात कर रहा है, ये वाला क्षेत्र की शीत कटिबंध में आता है वो। देशांतर किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान एवं उत्तर यानी 0 देशांतर के पूर्व पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है। लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह 0 देशांतर को प्रदर्शित करती है। मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखा पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की रेखा पूर्वी देशांतर कहलाती है। 180 पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को संपूर्ण पर काटती हैं। 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान एवं उत्तर रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन में पड़ता है, फ्रांस, स्पेन, ये यूरोप से हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो ये अफ्रीका से हैं। तो 8 देश कौन कौन है एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस और स्पेन ये कहाँ से हैं? तो ये यूरोप से हो गए। फिर फ्रांस से कौन कौन है? अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है, टोंगो है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शून्य अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, शून्य देशांतर रेखा प्रधान या मध्याह्न रेखा जिसे कहते हैं, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती है, जो कि अटलांटिक महासागर जिसे हिंद महासागर भी कहते हैं में स्थित है। विषुवत रेखा पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होते हुए ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। विषुवत रेखा पर की 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं एक बार समझ लेते हैं। ये हो गई पृथ्वी आपकी, और ये इससे जो लंबवत जो रेखा खींची जाती है इसे देशांतर कहते हैं। जैसे इसको मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर, इसके इधर 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 इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 डिग्री हो गया, यहाँ 2 डिग्री हो गया, यहाँ 1 डिग्री हो गया, यहाँ 2 डिग्री। तो इसके जो इधर रहेगा और इसके जो इधर रहेगा
इधर को पश्चिमी देशांतर कहेंगे और इधर वाली रेखा को 0 डिग्री से इधर की रेखा को पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। देशांतर और समय। ग्रीनविच मध्याह्न समय के आधार पर विश्व के देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः ग्रीनविच के पूर्व में सभी स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम में समय ग्रीनविच से पीछे होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है और एक देशांतर पर 4 मिनट का। 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पर ग्रीनविच के समय से यह 12 घंटे आगे का समय होता है। इसी तरह 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय होता है। इसी कारण इसे 180 पूर्वी व 180 पूर्वी व पश्चिमी देशांतर में एक दिन रात का अंतर मिलता है, यानी 24 घंटे का अंतर मिलता है। स्थानीय समय, लोकल टाइम। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई यानी लंबवत पर होता है, तब उस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। मानक समय। भारत में 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत की अवस्थिति ग्रीनविच के पूर्व में होने के कारण यहाँ का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। कई बड़े देशों में एक से ज़्यादा मानक समय होते हैं, जैसे कि रूस में 11 मानक समय हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी पर खींची गई 180 देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने व साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए 75 अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। इस रेखा पर पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। यदि एक यात्री इस तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की तरफ पार करता है तो 1 दिन की कमी, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर पार जाने पर 1 दिन की वृद्धि दर्ज करता है। चलिए इसको समझ लेते हैं व्यवस्थित तरीके से। अक्षांश और देशांतर को। मान लीजिए कि ये है पृथ्वी, ये हो गया आपका भूमध्य या फिर 0 अक्षांश। ये हो गया आपका विषुवत रेखा, 0 विषुवत हो गया। ठीक है, तो इधर से आप इधर जाएंगे और इधर से जब इधर जाएंगे, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, तो इधर 180 मिलेगा आपको और इधर भी 180 मिलेगा। क्या देशांतर रेखाएं इधर भी 180 मिलेंगी, इधर भी 180 मिलेंगी। वैसे ही जब हम 0 अक्षांश से इधर चलेंगे तो इधर 90 अक्षांश मिलेंगी और इधर चलेंगे तो इधर भी 90 अक्षांश मिलेंगी। ठीक है, तो कुल अगर जो देशांतरों की मतलब कुल देशांतर देखा जाए कितने हैं, तो 180 इधर हो गई प्लस 180 और एक 0 डिग्री,
+1, ठीक है। लेकिन जो 180 डिग्री है वह दोनों ओर से एक ही है, तो ये किस में से घटा दिया जाएगा, जो भी आएगा उतना ही कितना हो जाएगा, जो भी आएगा उतना ही हो जाएगा आपका क्या, देशांतर रेखाएं। उसी तरह इधर से 90, इधर से 90 और +1 ये, तो जितना भी आएगा ये हो जाएगा आपका देशांतर रेखा। 90 + 90 + 0 1, जो भी आएगा इतना हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 19, 9 दूना 18 और 1 तो 180, 181 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब पृथ्वी की, अभी ज़्यादा समझाने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको जल्दी में रिवीजन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि जल्दी में रिवीजन कर लिया जाए बहुत तेज़ी से, तो आप काफ़ी जल्दी समय में कवर कर लेंगे। पृथ्वी की गतियाँ देखते हैं। अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की भी दो गतियाँ हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि परिक्रमण से तात्पर्य पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने से है। यानी इसका ये मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए कि सूर्य है, सन है, और ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या करेगी, जब ये ऐसे इस तरीके से घूमेगी इसको, सूर्य को, तो इसे कहेंगे परिक्रमण। परिक्रमण आप लोग सुने होंगे कि मतलब वो मंदिर का परिक्रमण किया जाता है ना, तो मंदिर के चारों तरफ तो ये घूमा जाता है। और जब सूर्य ये पृथ्वी अपने ही परितः जब घूमेगी, इसके साथ साथ अपने परितः घूमेगी, तो इसे कहते हैं क्या, परिभ्रमण। परिभ्रमण कहा जाता है इसे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। एक वर्ष में 365 दिनों की अवधि पृथ्वी के परिक्रमण काल के आधार पर ही होती है। शेष 6 घंटे की अवधि 4 वर्ष में 24 घंटे के रूप में एक दिन को पूर्ण करती है। इस प्रकार हर चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसे अधिवर्ष यानी लीप ईयर कहते हैं। यह दिन फरवरी मास में जोड़ा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची गई है। पृथ्वी का अक्ष लंबवत तल पर 23.5 तथा कक्षीय तल पर 66.5 कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण मार्ग पर सदैव एक ही ओर झुका रहता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य के सम्मुख रहता है। इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है तब स्थिति इसके विपरीत होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी लगभग 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिससे पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति यानी घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। यानी पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही जो घूर्णन करती है उसी कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन रात बड़े छोटे होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। ऋतु परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन तथा अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 अवस्थाएं होती हैं। ग्रीष्म आयनत, सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को उत्तरी आयनत कहते हैं। शीत आयनत,
सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस तिथि में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें दिन की अवधि लंबी तथा रातें छोटी होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनत कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। समुद्री तल को आधार मानकर समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कट्टुर रेखाएं कहलाती हैं। हैचुर रेखा नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा है। मैग्नेटिक मेरिडियन पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को प्लेनीमीटर कहते हैं। ऐसा नक्शा जो किसी विशेष विषय को प्रदर्शित करता है उसे विषयगत मानचित्र कहते हैं। विषुवत किसे कहते हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए इन दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं तब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। चलिए भू आकृति विज्ञान देख लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का आयु निर्धारण रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण द्वारा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी भूकंपीय तरंगों के आचरण, ज्वालामुखी उद्गार एवं उल्काओं से मिले प्रमाण के आधार पर प्राप्त होता है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: भूपर्पटी, मेटल तथा क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना चलिए देख लेते हैं। तो परत, मोटाई एवं घनत्व देखते हैं पहले। भूपर्पटी, एक और आपको परत, मोटाई एवं घनत्व दिया गया है, बीच में उपस्थिति दी गई तथा इधर राइट में आपका संगठन और विशेषताएं दी गई हैं। तो परत में देखते हैं भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। भूपृष्ठ से लगभग 33 किलोमीटर तक ग्रेनाइट की बनी महाद्वीपीय परत बेसाल्ट की बनी महासागरीय परत से कम घनत्व की है। उपस्थिति। महाद्वीप तथा महासागरीय परतों के रूप में भूपृष्ठ से मोआ सभ्यता तक इसकी उपस्थिति। भूपर्पटी की ऊपरी परत तथा निचली परत में विभाजित किया जाता है। इनकी विभाजन रेखा कोनार्ड और सभ्यता द्वारा निर्धारित होती है। संगठन और विशेषता क्या है इसकी? तो महाद्वीपीय परत के मुख्य खनिज घटक सिलिका तथा एल्युमिनियम होने के कारण इसे सियाल कहा जाता है तथा महासागरीय परत में मुख्य खनिज संगठन सिलिका तथा मैग्नीज होने के कारण इसे सीमा कहा जाता है। मेटल। तो मेटल दूसरी परत है। मोआ सभ्यता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है। ऊपरी परत दुर्बल मंडल में इसका घनत्व कम यानी अर्ध तरल में है, जबकि निचले घनत्व में वृद्धि होती है। इसके उपस्थिति इसकी क्या है? तो ऊपरी मंडल तथा निचले मंडल के मध्य घनत्व संबंधी असभ्यता को रैपिड असभ्यता कहते हैं। इस प्रकार मोआ सभ्यता भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है। इसके संगठन और विशेषता देख लेते हैं। तो यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% एवं द्रव्यमान का 68% धारण करती है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बल मंडल कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा निकलता है उसका स्रोत यही है। कौन? मेटल है। मेटल क्रोड है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित गुटेनबर्ग असभ्यता भूगर्भ के केंद्र तक यानी 2900 किलोमीटर से
जो भूगर्भ का केंद्र है वहाँ तक क्रोड़ कहा जाता है उसे, उस भाग को। इसकी उपस्थिति इस प्रकार गुटेनबर्ग असभ्यता मेटल तथा कोर को अलग करती है। आंतरिक एवं बाह्य कोर के बीच विभाजन रेखा लेहमैन असभ्यता द्वारा निर्धारित होती है। संगठन विशेषता इसकी क्या है, तो बाह्य परत अर्ध तरल जबकि आंतरिक ठोस है, इसे नीफे भी कहते हैं। यह पृथ्वी के आयतन का 16% या उसके द्रव्यमान का 32% है। पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर रेडियोएक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, तो भूपृष्ठ तथा मेंटल के ऊपरी ठोस भाग को मिलाकर बनने वाले पृथ्वी के ठोस बाहरी भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के ऊपरी वायुमंडल तथा निचले स्थेनोस्फीयर विद्यमान है। तो लिथोस्फीयर के ऊपर वायुमंडल है तथा नीचे इसके स्थेनोस्फीयर है। स्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के नीचे स्थित मेंटल की ऊपरी कमजोर परत जो लिथोस्फीयर से ज़्यादा गर्म तथा तरल होती है उसे क्या कहते हैं, स्थेनोस्फीयर कहते हैं। स्थेनोस्फीयर में ही संवहनी धाराओं का निर्माण होता है तथा इसकी अर्ध तरल अवस्था के कारण ही इस पर प्लेट विवर्तन की गति संभव हो पाती है। चट्टानों के प्रकार। अग्नेय चट्टानें, इनकी संरचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतलन से होने से होती है। ये चट्टानें रवेदार परतविहीन तथा कठोर होती हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है तथा धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं। भूपर्पटी के 90% भाग इन्हीं से बना है। अवसादी चट्टानें, इनमें व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं इनमें तथा धात्विक खनिजों का इनमें व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं तथा धात्विक खनिजों का अभाव होता है। हाँ, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, धात्विक खनिजों का अभाव होता है अवसादी चट्टानों में। खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं। बलुआ पत्थर, काग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, शेल, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टान, अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण चट्टानों के घनत्व, कठोरता, बनावट, रंग तथा खनिजों की संरचना में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं। चट्टानों के रूपांतरण, तो इधर लेफ्ट साइड में मूल चट्टान दिया गया, राइट साइड में रूपांतरित चट्टान दिया गया। तो मूल चट्टान से क्या है, तो अग्नि जिसका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, इसका रूपांतरण क्या होता है, नीस, एम्फीबोलाइट, ग्रीनस्टोन, सर्पेंटाइनाइट। अवसादी चट्टानें, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, शेल, इनका रूपांतरण रूप होता है क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट, स्लेट। रूपांतरित चट्टानें, स्लेट इनका मूल चट्टान है। रूपांतरित चट्टानें देन स्लेट, ये रूपांतरित होता है तो बनता है फाइलाइट। भूपटल परिवर्तनकारी बल। भूपटल में परिवर्तन लाने वाले बलों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल देख लेते हैं, तो पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बलों जो भूपटल पर विषमताओं के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंतर्गत आकस्मिक बल जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि तथा पटल विरूपण बल जैसे महाद्वीपीय जनक बल तथा पर्वत निर्माणकारी बल आदि आते हैं। पर्वत निर्माणकारी बलों में तनाव बल जैसे भृंग, चटकन तथा दरार बल आदि
एवं स्पीडन बल जैसे वलन तथा संवलन बल आते हैं। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल जिनका भूपटल पर प्रमुख कार्य अनाच्छादन होता है बहिर्जात बल कहलाते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय तथा अपवर्तन की क्रियाएं आती हैं। भ्रंश फॉल्ट्स जब भूपटल पर तनाव या स्पीडन बल के कारण एक तल के सहारे दरार उत्पन्न हो जाता है तब चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। भ्रंश से कई प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है, जैसे भ्रंश घाटी जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। उदाहरण अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की मृत घाटी या फिर डेथ वैली, भारत की नर्मदा और तापी नदी घाटी आदि। रैंप घाटी जब दो भ्रंश रेखाओं के दोनों ओर के भूखंड ऊपर की ओर उठ जाते हैं तथा मध्यवर्ती खंड यथावत रहता है तो ऐसी घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। भ्रंशोत्पर्वत जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है तथा किनारे के भाग नीचे धंस जाते हैं तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट तथा भारत का सतपूर्णा पर्वत। हास्ट पर्वत जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहे एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो हास्ट पर्वत का निर्माण होता है। बलन यानी फोल्ड अंतर्जातीय बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में स्पीडन के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को होलन कहा जाता है। होलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे भाग को अपनति तथा धंसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। चट्टानों में निर्मित अपनति तथा अभिनति की एक दूसरे की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की स्थितियों के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। भूकंप अर्थक्वेक सामान्यतः पृथ्वी के अंतर्जात बल से भूपटल में उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को भूकंप मूल कहते हैं यानी फोकस कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान जहाँ सर्वप्रथम भूकंप तरंगे का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ द्वारा रेखांकित भूकंपीय तरंगों के लवण ठोस एवं द्रव चट्टानी संरचना में भिन्न भिन्न होने से हमें भूगर्भ में चट्टानों की भिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे। इनका विवरण निम्नलिखित सारणियों के माध्यम से समझा जा सकता है। चलिए सारणी देख लेते हैं एक जगह, इन तीनों वेवों को एक ही जगह देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इनके नाम क्या क्या हैं और ये कौन कौन है इनको देख लेते हैं। तो अन्य नाम पी तरंगे, इन्हें प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव भी कहते हैं, प्रेशर वेव भी कहते हैं इन्हें। एस तरंगे द्वितीय या फिर गौण तरंगे भी कहते हैं या फिर सेकेंडरी वेव भी कहते हैं इन्हें। पृष्ठीय या सतही तरंगे, इन्हें सरफेस वेव भी कहते हैं। गति या चाल, तो पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, एस तरंगों की पी तरंगों से कम होती है गति तथा एल तरंगों की गति सबसे कम होती है। आवृत्ति, तो पी तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, एस तरंगों की मध्यम होती है तथा एल तरंगों की सबसे कम होती है। संचरण का माध्यम, तो पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों में संचरण कर सकती हैं जबकि एस तरंग केवल ठोस में संचरण करती है तथा एल तरंगे यह धरातल के समीप ही चलती हैं। तरंगों की प्रकृति, तो पी तरंगे अनुदैर्ध्य कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है यानी ये अनुदैर्ध्य तरंग है पी तरंग।
यस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है तथा यल तरंगें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकृति की होती हैं। सादृश्यता तो पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान हैं, यस तरंगें प्रकाश तरंगों के समान हैं, जबकि यल तरंगें जल तरंगों के समान हैं। तीव्रता तो पी तरंगों की तीव्रता सबसे कम, यस तरंगों की पी की अपेक्षा अधिक होती है तथा यल तरंगों की सबसे अधिक होती है। आयाम या फिर विस्तार तो पी तरंगों की सबसे कम विस्तार होता है, यस तरंगों का मध्यम विस्तार होता है, जबकि यल तरंगों का सर्वाधिक विस्तार होता है, इसीलिए सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं। भूप्रपटि पर पी, यस और यल तीनों तरंगों का प्रभाव महसूस होता है। पी तरंगों की गति कोर में अत्यधिक होती है क्योंकि कोर का निर्माण लोहा यानी Fe एवं निकेल यानी Ni से हुआ है, इसीलिए कोर को क्या कहते हैं, कोर को नीफे कहते हैं। जबकि दुर्बल मंडल में पी एवं एस तरंगों का वेग कम होता जाता है, परंतु मध्य मंडल में पुनः तीव्र हो जाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भूकंपीय तरंगों का प्रभाव नहीं होता। कहाँ? भूकंपीय छाया क्षेत्र में। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप का वितरण देख लेते हैं। परिप्रशांत मेखला यह विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप एवं ज्वालामुखी पेटी है, जिसमें विश्व के 50% से अधिक भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस पेटी के भूकंपीय क्षेत्रों में अलास्का, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान आदि शामिल हैं। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय मेखला यह विश्व की दूसरी बड़ी भूकंपीय पेटी है। नवीन मोरदार पर्वत, हिमालय, आल्प्स, काकेशस, पेरेनीज तथा भूमध्य सागर आदि इसी पेटी में अवस्थित हैं। मध्य अटलांटिक पेटी यह पेटी मध्य अटलांटिक महासागर में आइसलैंड से लेकर वोवट द्वीप तक विस्तृत है। न्यू भूकंपीय क्षेत्रों में पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी प्रमुख है। भारत का भूकंप क्षेत्र तो भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया। पहले 5 था, अब 4 कर दिया गया। जोन 5 मर्केली स्केल पर 9 या 9 से अधिक तीव्रता का भूकंपीय क्षेत्र, जिसमें संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य, कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के हिमालय से सटे जिले, उत्तरी बिहार तथा अंडमान निकोबार शामिल हैं। जोन 4 में मर्केली स्केल पर 8 की तीव्रता तक को भूकंपीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के शेष भाग, दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं। जोन 3 में मर्केली स्केल पर 7 की तीव्रता तक के क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल के बचे हुए भाग, दक्षिण भारत के राज्य उड़ीसा तथा लक्षद्वीप समूह शामिल हैं। जोन 2 मर्केली स्केल पर 6 या 6 से कम तीव्रता के क्षेत्र, जिसमें देश के बचे हुए भाग शामिल हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जिस संवेदनशील यंत्र द्वारा मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल द्वारा मापा जाता है, जबकि भूकंप का परिमाप रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। रिएक्टर स्केल में 0 से 9 तक की संख्या होती है, जबकि मर्केली स्केल पर 1 से 12 तक की संख्या होती है। रिएक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर पिछले की तुलना में 10 गुना ज़्यादा तीव्रता का होता है। चलिए ज्वालामुखी देख लेते हैं। वॉल्केनो ज्वालामुखी का उद्भेदन मुख्यतः 2 रूपों केंद्रीय उद्भेदन तथा दरारी उद्भेदन में होता है। केंद्रीय उद्भेदन ऐसे उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में लावा का निष्कर्षण एक छिद्र से होता है, जिससे लावा शंकु या गुंबद का निर्माण होता है।
ऐसे ज्वालामुखी सामान्यतः विनाशकारी प्रकृति के होते हैं, जैसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ज्वालामुखी लावा के उद्गार की घटना तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी शंकु को पिलियन, वाल्केनियन, स्टाम्बोली तथा हवाई तुल्य प्रकारों में बांटा जाता है। दरारीय उद्भेदन। ऐसे उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से लावा किसी दरार या दरारों से निःसृत होता है। यह दूर तक बहकर कम ऊंचाई के ज्वालामुखी भूदृश्यों का निर्माण करता है। दक्कन का लावा पठार, ब्राज़ील के पाराना पठार, कोलंबिया का पठार आदि दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी तथा शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। प्रमुख ज्वालामुखियां देख लेते हैं। तो स्टाम्बोली इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी। कोटापैक्सी इक्वाडोर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान का सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्राकोतोआ जावा एवं सुमात्रा के मध्य स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बाराजो इक्वाडोर स्थित शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार स्थित शांत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ चिली अर्जेंटीना के मध्य स्थित शांत ज्वालामुखी एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओजस टेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ स्रोतों में कोटापैक्सी सबसे ऊंचा है। माउंट हेवलॉकी आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया के क्षेत्र में अवस्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। मोना लोआ यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट ताल, माउंट मियान, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। देमबंद एलबुर्ज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो कि ईरान में। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित प्लूटोनिक अथवा पातालीय स्थलाकृतियाँ। तो बैथोलिथ सर्वाधिक बृहद स्थलाकृति जिसका आधार स्पष्ट नहीं होता, इसका निश्चित स्वरूप नहीं होता है। लाइकोलिथ बृहद आकार की ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना इसकी होती है। फैकोलिथ अपनित एवं अभिनित में लहरनुमा संरचना होती है। लोपोलिथ छिछली बेसिन अथवा तस्तरी नुमा स्थलाकृति इसकी होती है। सील एवं सीट क्षैतिज आग्नेय संरचना इसकी होती है तथा डाइक ऊर्ध्वाधर आग्नेय संरचना पाइप या स्तंभ के समान। धुआंरा तो धुआंरा किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर स्थित छिद्र जिनसे जलवाष्प तथा ज्वालामुखी गैसें उत्सर्जित होती रहती हैं धुआंरा कहलाते हैं। धुआंरा से जलवाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें भी निकलती हैं। ऐसे धुआंरे जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैसें ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं सोलफाटारा कहलाते हैं। विश्व के प्रमुख धुआंरों में अलास्का की कटमई ज्वालामुखी, घाटियाँ जिसे 10,000 धुआंरों की घाटी भी कहते हैं तथा ईरान का कोहे सुल्तान आदि हैं। नोट कुछ मानक स्रोतों में कोहे सुल्तान को पाकिस्तान में स्थित बताया गया है। गर्म जल का झरना या फिर कुंड भूतापीय ऊर्जा द्वारा गर्म हुए जल से निर्मित झरना या कुंड
ऐसे कुंड सामान्यतः ज्वालामुखी बहुल क्षेत्रों में मैग्मा द्वारा या फिर संवहनीय धाराओं द्वारा भूजल के गर्म होकर बाहर आने से निर्मित होते हैं, जैसे राजगीर का ब्रह्म कुंड एवं सीता कुंड, हिमाचल में मणिकर्ण एवं वशिष्ठ कुंड, उड़ीसा का अत्रि तप्ती पानी कुंड, मध्य प्रदेश का अनहोनी कुंड आदि। अनाच्छादन बहिर्जात बलों द्वारा संचालित ऐसी प्रक्रिया जो भूपटल पर परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत धीमी गति से पृथ्वी के ऊपरी परत की चट्टानों का कटाव व क्षरण होता है। इसमें निम्न दो प्रक्रियाएं शामिल हैं। अपक्षय, पहला अपक्षय। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टानों का क्रमशः भौतिक एवं रासायनिक कारकों के प्रभाव में अपने ही स्थान पर विघटन एवं वियोजन होता रहता है। विघटन एवं वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। भौतिक अपक्षय जैसे विखंडन तथा अपसंलग्न की क्रियाएं आदि। रासायनिक अपक्षय जैसे विलयन, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण एवं जलयोजन की क्रियाएं आदि। जैव अपक्षय जैसे जीवों एवं वनस्पतियों द्वारा विघटन या वियोजन आदि। अपर्दन, दूसरा है अपर्दन। अपर्दन एक गति क्रिया है जिसमें बाह्य बलों द्वारा भूपटल की चट्टानों को घर्षित, अपघर्षित तथा संनिघर्षित कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें स्थानांतरित एवं निक्षेपित करना शामिल है। इसके द्वारा उच्चावचों का निम्नीकरण होता है। अपर्दन के प्रक्रमों में नदी, हिमानी, सागरी तरंग, पवन आदि शामिल होते हैं, जो अपर्दनात्मक एवं निक्षेपणात्मक भूदृश्यों का जनन करते हैं। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बहिर्जात बल एवं उत्पन्न स्थलाकृतियाँ देख लेते हैं। तो लेफ्ट में कारक दिया गया, बीच में अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, देन राइट में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। नदी द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन बनाई जाती है? तो बी आकार की घाटी बनाई जाती है, आई आकार की घाटी बनाई जाती है जिसे गार्ज कैनियन भी कहते हैं, जलप्रपात बनाए जाते हैं, क्षिप्रिकाएँ बनाई जाती हैं, विसर्प मियाडर बनाए जाते हैं तथा नदी वेदिकाएँ बनाई जाती हैं, संप्रय मैदान बनाए जाते हैं जिन्हें पेनिप्लेन भी आदि कहते हैं। निक्षेपात्मक स्थलाकृति में जलोढ़ पंख बनाए जाते हैं नदी द्वारा, जलोढ़ शंकु बनाए जाते हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक तटबंध बनाए जाते हैं, नदी द्वारा बाढ़ का मैदान बनाया जाता है तथा डेल्टा भी आदि बनाए जाते हैं। हिमानी द्वारा क्या क्या बनाया जाता है? तो हिमानी द्वारा यू आकार की निक्षेपण के अपर्दन के द्वारा पहले देखा जाए तो हिमानी द्वारा अपर्दन द्वारा क्या क्या बनाया जाता है? तो यू आकार की घाटी, लटकती या निलंबित घाटी, सर्क, हिमगहर, एरेट, गिरिश्रिंग जिसे हॉर्न भी कहते हैं, नुनाटक, छेड़पीठ, हिम सोपान, फियोर्ड आदि। हिमानी द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन कौन बनाई जा सकती है? तो हिमोड़ बनाया जाता है या फिर मोरन, हिमोड़ को ही मोरन कहते हैं, या फिर ड्रमलिन बनाया जाता है, एस्कर बनाया जाता है, केस वेदिका बनाई जाती है, हिमजल और छेप मैदान बनाए जाते हैं। पवन के द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन बनाई जा सकती हैं? तो अपवाह बेसिन बनाए जाते हैं, इंसेलबर्ग बनाए जाते हैं, मशरूम रॉक बनाए जाते हैं, जूगेन यारडांग बनाए जाते हैं, डाइक कॉटर आदि बनाए जाते हैं। तथा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन बनाई जा सकती हैं पवन द्वारा? तो बालुका स्तूप बनाए जाते हैं, बरखान बनाए जाते हैं, लोयस बनाए जाते हैं, प्लाया बनाए जाते हैं। सागरीय जल द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाई जा सकती हैं? तो अपर्दन द्वारा तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, प्राकृतिक मेहराब, स्टैग आदि, जबकि निक्षेपात्मक द्वारा पुलिन बीच, रोधिका द्वीप आदि। भूमिगत जल द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाई जा सकती हैं? तो अपर्दन द्वारा रंध्र, डोलाइन,
युवाला, लेम्पिन, कंदराएँ, अंधी घाट, काष्ठ घाटी आदि तथा निक्षेपात्मक द्वारा स्टेनलेक्टाइट, स्टेनलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, काष्ठ मैदान आदि। विश्व के प्रमुख पर्वत तथा पर्वत श्रृंखलाएं, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। पर्वत एंडीज पर्वत श्रृंखला, क्षेत्रफल और अवस्थिति इसकी कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका में है। 700 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया और वेनेजुएला में ये फैला हुआ है। विशेषता इसकी क्या है तो सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ इसकी अर्जेंटीना में है। एकांकागुआ 6,972 मीटर वलित पर्वत है। इसकी जो चोटी है 6,962 मीटर की है और यह एक वलित पर्वत है। एंडीज रॉकीज 48 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में फैला है। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट एल्बर्ट है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 4,441 मीटर है। ये भी वलित पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 4500 किलोमीटर में फैली है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर फैली हुई है। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट कोसिस्को है जिसकी ऊंचाई है 2,228 मीटर। हिमालय श्रेणी 2400 किलोमीटर में फैली हुई है जो कि एशिया, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में फैली है। सर्वोच्च चोटी इसकी एवरेस्ट है जो कि नेपाल में विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह 8,848 मीटर इस समय शायद नापा गया तो 8,850 मीटर हो गई है शायद। आल्प्स 1200 किलोमीटर में फैला है। यूरोप में है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिechtenstein, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है जो कि 4,811 मीटर की है। ये भी वलित पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग ये हिमालय भी वलित पर्वत ही है। ड्रेकन्सबर्ग 1000 किलोमीटर में फैला है। अफ्रीका में है। किस किस देश में फैला तो दक्षिण अफ्रीका में, लेसोथो में तथा स्विट्जरलैंड में। सर्वोच्च चोटी इसकी तवाना एंटिलेनियाना है जो है 3,482 मीटर। ये भी वलित पर्वत श्रृंखला है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। तिएन शान दक्षिणी मध्य एशिया में सर्वोच्च चोटी इसकी जेनगिस चोकुसू है। ये भी वलित पर्वत है। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी इसकी तख्ते सुलेमान है। ये भी वलित पर्वत है। जाग्रोस श्रेणी मध्य पूर्वी ईरान में। सर्वोच्च चोटी इसकी देना है जो कि वलित पर्वत ये भी है। पेरेनिज स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर है। यह इसकी सर्वोच्च चोटी एंटो है। ये भी वलित पर्वत है। वास्चेस फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा पर है। सर्वोच्च चोटी इसकी ग्रांड वैलून है। ये फ्रांसोत पर्वत है वास्चेस। ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में। सर्वोच्च चोटी इसकी फेल्ड्सबर्ग है। ये भी फ्रांसोत पर्वत से। अलास्का श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में फैली है। सर्वोच्च चोटी इसकी देनाली जो कि जिसको मैकिनले भी कहते हैं। ये वलित पर्वत है। ये भी ये कनाडा वाले छोर पे, उधर अलास्का वाले जो क्षेत्र में, रूस और अलास्का वाला जो क्षेत्र है ना, ये रूस से लिया हुआ है यूएसए ने, वहाँ पर है। कास्केड श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैली है। सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर इसकी, ये भी वलित पर्वत है। वसाज श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये भी है। सर्वोच्च चोटी इसकी है माउंट नेपो। ये फ्रांसोत पर्वत है। वसाज
सेरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट विटनी ये फ्रांसोत पर्वत है। बाल्कन पर्वत बाल्कन प्रायद्वीप पर यह फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी इसकी बोटेव है, ये भी वलित पर्वत है। एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ है, मोरक्को साइड में। सर्वोच्च चोटी इसकी तुबकाल है, वलित पर्वत भी है। विश्व के महत्वपूर्ण पठार देख लेते हैं तो कोलंबिया स्नेक का पठार यूएसए में है, कोलोराडो का पठार यूएसए में ही है, किम्बरलैंड का पठार यूएसए में ही है, लॉरेशिया का पठार कनाडा में, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, किम्बरलैंड का पठार यूएसए में जबकि किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। तिब्बत का पठार चीन में है तथा बोगोटा का पठार कोलंबिया में है। दक्कन का पठार भारत में, अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है, एशिया माइनर तुर्की में है, अनातोलिया का पठार भी तुर्की में, मेसेटा पठार स्पेन में, चियापास का पठार मध्य मैक्सिको में है, यूकान का पठार कनाडा तथा यूएसए में है, ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में है। मैदान तथा देश, चलिए मैदान तथा देश देख लेते हैं तो कांटो मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। मंचूरिया मैदान चीन के उत्तर पूर्वी में स्थित है। यांगसी मैदान चीन में स्थित चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेकांग घाटी कंबोडिया चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इरावदी का मैदान म्यांमार चावल के लिए प्रसिद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत व बांग्लादेश चावल उत्पादन के लिए भी विख्यात है। सिंधु सतलज का मैदान भारत एवं पाकिस्तान गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है। मरे डार्लिंग का मैदान ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है। टाउन्स मैदान ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, भेड़ पालन के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। हंगरी का मैदान कार्पेथियन एवं डिनारिक आल्प्स पर्वत के मध्य है। लोम्बार्डी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। संसार का विशालतम मरुस्थल है यह। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में है यह। अंगोला, नामीबिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में है फैला यह। नूबियन ये भी अफ्रीका में है। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में तथा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। अरब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब, ओमान तथा यमन यूएई में फैला हुआ है। अन्नाफुद सऊदी अरब में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया चीन में है, यह शीतोष्ण मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में है। काराकोम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा का मरुस्थल। दस से कबीर ये ईरान में, इसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। 10 से लुट ये भी ईरान में, पूर्वी ईरान भाग में ईरान के। मोजाम्बे संयुक्त राज्य अमेरिका में यह। पेंटागोनिया अर्जेंटीना तथा चिली में यह शीतोष्ण मरुस्थल है। सोनोरन यूएसए तथा मैक्सिको में है। चिहुआहुआन अमेरिका तथा यूएसए में है अमेरिका तथा मैक्सिको में है। तकलामकान चीन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। कल इसके आगे से देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल देखते हैं बचा हुआ।